Assalamualaikum students. This is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। फिजिक्स सीरीज में चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स में आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेस। हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। फंडामेंटल फोर्सेस जो है वो बुनियादी फोर्सेस हैं, उन्हीं पे बाकी जो है फोर्सेस भी डिपेंड करती हैं और ये 4 अहम फोर्सेस हैं। सबसे पहले हम इनके नाम देख लेते हैं। तो पहला नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो लास्ट वीडियो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसको टच करेंगे। दूसरी है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसमें आपको नाम से ही फील हो रहा होगा कि इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है, और दूसरा है मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेट का जो है ना कम्बिनेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर हमारे पास जो तीसरी है वो है, अच्छा जो लास्ट वीडियो थी ना उसमें मैंने आप बताया था स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। अब यहाँ पे उनको अलग-अलग कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस आज की वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और उसके अलावा जो चौथी है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये 4 जो हैं अहम या बुनियादी फोर्सेस हैं। इन्हीं से जो बाकी फोर्सेस हैं इन्हीं के अंडर ही काम करती हैं, इन्हीं के अंडर ही हैं, यानी कि एवरी फोर्स कम्स अंडर एनी ऑफ दिस, यानी कि इसी से बाकी जो है जनरेट हो रही हैं। ये बुनियादी हैं, बाकी इन्हीं से बन रही हैं, ठीक है। बाकी जितनी भी फोर्सेस हो इन्हीं पे डिपेंड करती हैं। चलिए अब हम अपने इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ी थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बराबर होती है G m1 m2/r², यानी कि दो जो है हमारे पास मासेस हैं उनके दरमियान का फासला और साथ में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये m1 and m2 आर टू masses distant r apart and g is the constant of gravitation, जिसकी वैल्यू बताई थी मैंने, आपको दोबारा बता देती हूँ। जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। इसको डिटेल में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तरफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट इज़ द फोर्स दैट कॉजेज द इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। यानी कि जो भी चार्ज पार्टिकल्स है ना, जो इलेक्ट्रिकली होता है यानी कि उसके ऊपर चार्जेस होते हैं, ठीक है, उसकी जो आपस में अट्रैक्शन है उन चीज़ों पार्टिकल्स का, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाता है, ठीक है। द एरियाज इन विच दीज फोर्सेस एक्ट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और जिन एरिया पे जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड थी, ठीक है, उसी तरीके से जिस हिस्से में जिस जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगी जिसका असर महसूस कर सकेंगे उसको कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक जो है, अच्छा इसके अंदर जो है ना सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है इसके अंदर 2 फोर्सेस इनके अंदर शामिल आ रही हैं। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरी जो है वो कौन सी है, मैग्नेटिक फोर्स। ये दोनों जो है ना मिल के काम करती हैं इस कैटेगरी में, मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों मिल के काम करती हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मैग्नेटिक असर भी पैदा हुआ जा सकता है और मैग्नेटिक फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस भी पैदा होते हैं। ये एक दूसरे में आपस में लिंक्ड हैं क्योंकि इनका वर्क भी ऑलमोस्ट सेम सेम है, इसलिए इसको इकट्ठे करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का नाम दिया गया है। इन दोनों के इंट्रैक्शन से जो पार्टिकल्स पे असर होता है उस फोर्स को, उस ताकत को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब ये जो है ये स्ट्रोंगर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मैं यहाँ पे एफ और यहाँ पे छोटा सा जी लगा दूंगी, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स को जाहिर कर रहा है। फिर उसके लिए उसके अलावा जो है ये वीक होती है। वीक किससे होती है, न्यूक्लियर फोर्सेस से, वीकर देन न्यूक्लियर फोर्सेस। जो बाकी है ना स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, उनसे ये वीक होती है, ये जो फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। उसके बाद इसका पॉइंट जो है वो है इट कॉजेज ऑल केमिकल रिएक्शन, यानी कि इसी की वजह से जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना ओवरऑल जगह पे, तमाम पूरे अर्थ पे या पूरे यूनिवर्स में कहेंगे, तो वो केमिकल रिएक्शंस उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही हो रहे हैं। कॉजेज ऑल केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं ना, ऐसे रिएक्शंस होते हैं
जो कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं, यानी कि कोई चीज़ जब नई बनती है मिलके तो वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है उनको, और वापस वो अपनी असली हालत में नहीं आ सकते। ऐसे रिएक्शंस को केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। उसके अलावा जो ये एक बहुत अहम काम करती है वो करती है बाइंड्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड क्रिस्टल्स। यानी कि जो भी क्रिस्टल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स, वो जो आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे कि आम मिसाल अगर हम देख लेते हैं, आम से आम मिसाल, अभी मैं एक पेन से लिख रही हूँ तो इसके अंदर भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो वो जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उन्होंने पेन की शक्ल दी हुई है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। इसी तरह के बहुत से जो मॉलिक्यूल्स हैं या क्रिस्टल्स मौजूद हैं, वो भी आपस में जो इकट्ठे हैं, जुड़े हुए हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। इट बाइंड्स, ये जोड़ देती है, इकट्ठा कर देती है एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को और क्रिस्टल्स को। फिर हमारे पास इसका अहम पॉइंट ये है कि कॉज फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट सर्फेसेस इन रिलेटिव मोशन। तो ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉज फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या होती है? रगड़ की फोर्स होती है। देखा, मैंने आपको कहा था नहीं, फंडामेंटल है। तो इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल रही है, मैग्नेटिक फोर्स, और फ्रिक्शन की भी और बाइंड की भी। देखें कितनी फोर्सेस इसमें से जनरेट हो रही हैं। तो फ्रिक्शन बिटवीन बिटवीन डिफरेंट सर्फेसेस, डिफरेंट होती है मुख्तलिफ, सर्फेसेस कहते हैं सतह को, ठीक है। इन रिलेटिव मोशन, इन रिलेटिव मोशन से मुराद है एक दूसरे से जो जुड़ी होती है, यानी कि एक दूसरे पे जो असर अंदाज हो रहे हैं। जैसे अगर आप कहें, जैसे अब कंघी है, अगर कंघी को बालों में फेरते रहो, अब ये दो सरफेस हैं, एक है बाल की सरफेस और दूसरा है कंघी की सरफेस। अब ये दोनों जब रिलेटिव मोशन में, एक रिलेटिव मोशन से मुराद है कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, कंघा बालों पे फेरा जा रहा है, ठीक है। जब उससे क्या होगी, अगर आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो फ्रिक्शन पैदा होगा, फ्रिक्शन से उसके अंदर चार्जेस पैदा होंगे, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही फ्रिक्शन पैदा होती है, ठीक है। तो ये जो है फ्रिक्शन भी पैदा करती है। तो ये कंघी का बालों में फेरना और उसके ऊपर आप चार्जेस आ जाते हैं, ऐसे बाल ऊपर ऊपर हो जाते हैं, ये तमाम बच्चों ने अपनी लाइफ में किया होगा। नहीं किया तो आप आज जाके लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। तो क्योंकि उसके अंदर जो है ना, जब दो सर्फेसेस आपस में रगड़ खाती हैं तो उसके अंदर फ्रिक्शन आता है, क्योंकि उसके अंदर चार्जेस पैदा हो जाते हैं। तो इस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और ये एक फंडामेंटल है, इसके अंदर से फ्रिक्शन जनरेट हो रही है। अच्छा, यहाँ पे ना, अब मूविंग मैग्नेट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे एक मैग्नेट है और वो मूव कर रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मैग्नेटिक फोर्स पैदा होती है, और इसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पैदा की जा सकती है। तो उसी तरीके से क्या कहते हैं, मूविंग मैग्नेट, अगर मैग्नेट को मूव कराएं, यानी कि जनरेट करें, उसके अंदर एनर्जी जनरेट करें, तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हमारी फंडामेंटल जो है फोर्स, वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में जो है, इट होल्ड्स द एटॉमिक न्यूक्लियाई टुगेदर बाय बाइंडिंग द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, ओवरकमिंग रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। यानी कि ये क्या करती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये जो एटम होता है ना, ये एटम, ठीक है, एटम के अंदर, ये देखें इस तरीके से, एटम के सेंटर में ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये उनको आपस में जोड़ती है। अब न्यूट्रॉन जो है ना, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि जो प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब ये यही बता रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बाइंड करती है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस का जो प्लूरल वर्ड होता है ना, वो न्यूक्लियाई होता है, यानी कि मुख्तलिफ एटम्स के जो न्यूक्लियस हैं, उसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, इकट्ठे हैं, वो जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहलाती है। कमिंग रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब वो फोर्स कहाँ से आ रही है? अब उसके अंदर न्यूट्रॉन में तो मैंने आपको बताया ना कि चार्ज नहीं है, तो बाकी प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन में सबके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है, उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो है कि वो एक दूसरे को रिपल्स करें, यानी कि एक दूसरे को धकेल रहे हैं। रिपल्सिव फोर्स की वजह से उसके अंदर फोर्स पैदा होती है, और वो फोर्स क्या कहलाती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहलाती है। अच्छा, ये जो है ना, ये शॉर्ट रेंज वाली होती है, ठीक है, इसकी रेंज नहीं होती इतनी शॉर्ट रेंज। ये शॉर्ट रेंज इसलिए अपने अपने हर एटम अपने अपने न्यूक्लियस तक ही महदूद है, शॉर्ट रेंज फोर्स कहलाएगी, ठीक है। और ये जो पीछे हमने पढ़ी थी ना, ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक,
ये है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लॉन्ग रेंज, ठीक है। इसकी रेंज जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, रेंज फोर्सेस, ठीक है। ग्रेविटेशनल जो है ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है। लॉन्ग रेंज का मतलब होता है दूर तक उसका असर होना, और शॉर्ट का मतलब है कि उसका असर मुख्तसर महदूद हद तक होता है। इसका दूसरा पॉइंट ये बताऊंगी मैं आपको कि जैसे अब ये मैंने बताया ना कि ये आपस में न्यूक्लियस के दरमियान, न्यूक्लियॉन्स के दरमियान, न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं ना, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनको कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स भी बोला जा सकता है, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अब अगर फासला जो है डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन न्यूक्लियॉन्स यानी कि इनके दरमियान अगर फासला जो है वो बढ़ जाएगा, तो वो क्या असर करता है, वो असर ये करता है फोर्स सीज टू एक्ट, यानी कि जो इसके जो फोर्स है, ताकत है, सीज मतलब रुक जाती है, सीजेस टू एक्ट यानी कि उसके ऊपर कोई फोर्स असर नहीं करेगी, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज है। शॉर्ट रेंज होने की वजह से अगर फासला बढ़ेगा तो फोर्स का असर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक है द बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ये डायग्राम जो है दिखा रही है कि ये देखें सेंटर में हमारे पास जो है क्या कहते हैं उनको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़े हुए हैं, ठीक है। ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट फंडामेंटल है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टिंक्टेशन। डिस्टिंक्टेशन होता है टूट फूट अलहदा होना ऑफ अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे वीक न्यूक्लियर फोर्स एग्जीक्यूट द बीटा डीके। ये जो है ना ये बीटा का साइन है, बीटा डीके ऑफ अ न्यूट्रॉन, यानी कि ये जो फोर्स है ना एग्जीक्यूट करती है, एग्जीक्यूट का मतलब है काम करती है बीटा डीके पे, यानी कि न्यूट्रॉन का जो बीटा डी है वो न्यूट्रॉन टूटता है, इन विच अ न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन में तब्दील हो जाता है। इस प्रोसेस में बीटा पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज पार्टिकल, जिसको एंटी न्यूट्रिनो भी कहा जाता है, यानी कि इसके टूटने से इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन एमिट खारिज होते हैं। आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं ड्यू टू वीक न्यूक्लियर फोर्स रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एटम्स अकर, यानी कि जो इन न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से जो रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एटम्स है, यानी कि एटम्स का ख़त्म होना, उनका टूट फूट का शिकार होना, वो होता है, यानी कि वो टूटते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको तस्वीर में भी दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो, ठीक है। अब इसके जो है पॉइंट्स उनकी तरफ चलते हैं। अब पहला पॉइंट है ये होता है स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। उसके अलावा है लेकिन ये वीक होते हैं। वीक किससे होते हैं, वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। उससे इनकी ताकत जो है थोड़ी सी कम होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की ताकत ज़्यादा होती है। उसके अलावा अच्छा यहाँ पे जो है ना ये जो शॉर्ट रेंज ये न्यूक्लियर फोर्स है, यहाँ पे मैंने ये मेंशन करना भूल गई कि इनकी जो शॉर्ट रेंज है ना वो होती है ऑर्डर ऑफ, यानी कि कितनी किस हद तक कितनी कम हो सकती है, ऑफ 10⁻⁻14 मीटर, यानी कि 10 का भी 14वां हिस्सा, ठीक है, इतनी थोड़ी होती है। इसी तरीके से ये भी इसकी रेंज, ये भी शॉर्ट रेंज होती है, इसका भी जो असर होता है वो महदूद होता है। शॉर्ट रेंज फोर्स और ऑर्डर ऑफ, अब ये उससे भी थोड़ी होती है, तो 10⁻⁻17 मीटर, इसकी रेंज इतनी थोड़ी होती है। तो ये थी हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो चीज़ों के दरमियान मासेस की वजह से जो ताकत है, क़ुव्वत कशिश। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है चार्जेस और मैग्नेट की वजह से है, फोर्सेस या फ्रिक्शन भी इसमें जनरेट होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है कि वो एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियाई है उसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो इकट्ठे जोड़ के रखती है, ये शॉर्ट रेंज है। वो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्ग रेंज है, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्सेज जो हैं ये शॉर्ट रेंजेस हैं। इसकी रेंज 10⁻⁻14 मीटर है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स की और थोड़ी है, 10⁻⁻17 मीटर, ठीक है। और ये डिके यानी कि एटम्स का डिके ख़त्म कम होना, खारिज होना, ठीक है, यानी कि एक एटम का, बड़ा एटम्स है छोटे छोटे एटम्स में टूट फूट का शिकार होना। तो ये थी फंडामेंटल फोर्सेस। अब यहाँ पे है यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर
एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अब ये छोटा सा हमारी बुक में, ये जो 9th क्लास की बुक है, छोटा सा इसका हल्का सा टच दिया है, तो मैंने कहा आपको भी मैं इसका बारे में बता दूं, डिटेल तो नहीं है। अच्छा, यूनिफिकेशन होता है एक होना, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक होना। अब पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे डॉक्टर अब्दुल सलाम अलोंग विद शेल्डन ग्लासहाउ एंड स्टीवन वेनबर्ग, इन तीन को अवार्डेड, यानी कि अवार्ड भी मिला था 1979 में, नोबेल प्राइज, ठीक है, फिजिक्स के लिए। उन्होंने क्या किया था, कंट्रीब्यूशन उन्होंने हिस्सा दिया था टू द यूनिफिकेशन ऑफ द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एंड मैग्नेटिक फोर्स एज इलेक्ट्रो वीक फोर्स, यानी कि ये दोनों एक है, इनको इकट्ठे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रो वीक फोर्स, ठीक है। इन दोनों को इलेक्ट्रोवीक फोर्स कहा जाता है। ये यूनिफिकेशन इकट्ठे, इनको उन्होंने कहा है कि ये दोनों एक यूनिफिकेशन ये एक ही हो सकती हैं, ठीक है, वाहिद होना, ठीक है, यूनिफिकेशन का मतलब है। Although these two forces appear to be different in everyday phenomena, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेशक ये मुख्तलिफ दो अमल फिनोमेना होते हैं, अमल, ठीक है, अमल के तौर पे देखे जाते हैं, बट द थ्योरी मॉडल्स, यानी कि थ्योरीज जो आई हैं एज टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम फोर्सेस, वो कहते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स तो है लेकिन फोर्स एक तरह से सेम लगती है। इट्स इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व फॉर द इंट्रैक्शन टेकिंग प्लेस एट अ वेरी हाई एनर्जी, और इसके जो है असरात जो हैं वो देखे गए हैं कि कितना असरअंदाज करती है। अब यहाँ पे मज़ीद डिटेल इसके बारे में नहीं है, सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन के तौर पे दिया गया। तो ये इसी के साथ ही आज की वीडियो और टॉपिक जो है हम एंड करते हैं। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।